नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये एडिटोरिया प्रकाशन का वॉल्यूम 3 है बीपीएससी और प्रैक्टिस सेट संख्या 1 है। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जनसन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, भारत के 15वें राष्ट्रपति जो कि हाल ही में चुने गए हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो ये चुनाव में जो है किसे हराकर जीता था। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने इस चुनाव में यशवंत सिन्हा को जो है हराकर जीता था। और उपराष्ट्रपति जो बने हुए हैं वर्तमान में 14वें क्रम के जगदीप धनखड़ हैं, और ये मार्गरेट एल्बा को हराकर जीते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित करें। तो अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति का चुनाव, तो ये राष्ट्रपति का चुनाव है अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। और अनुच्छेद 72 यानी कि 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। तो इस प्रकार से आप मैचिंग करा दीजिएगा। अगला सवाल देखें, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में देखना है। तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन सभापति, ये अनुच्छेद 64 में है कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो ये तो गलत है। अगला देखें विकल्प, अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये बात सही है। और अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, यह भी बात सही है। अनुच्छेद 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की जांच सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो ये भी बात सही है। 2, 3, 4 सही है, तो आंसर बी हो जाएगा क्योंकि एक गलत है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो हाल ही में हुए हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। और ओलंपिक में आपको पता है कि स्वर्ण पदक। हाल ही में भारत के 5 नए आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। उनमें शामिल कौन सा जो है नहीं है। तो करिकिली पक्षी अभयारण्य, ये सही है। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी सही है। सांख्य सागर आर्द्रभूमि, ये भी सही है। और पाला आर्द्रभूमि, ये भी सही है। तो आंसर ई हो जाएगा क्योंकि ये सभी के सभी जो है सही है, गलत एक भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और वर्तमान में देखें 10 रामसर साइट बढ़े हैं। तो 5 49, 5 54 हुआ था, फिर 10 इसमें बढ़ा हुआ है हाल ही में, तो 64 कुल जो है रामसर साइट हो गए हैं। आर्द्रभूमि वर्तमान में जो है भारत में 64। अगले सवाल को देखें, हाल ही में किस नेता को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया। तो विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे, और ये अवार्ड जो है 2006 ईस्वी में स्थापना हुई है। और ये दिया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। अगले सवाल को देखें, किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। तो विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है इंदरमित गिल को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। किस राज्य में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया। तो हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है मध्य प्रदेश राज्य ने अपने जगह पे। सुर्खियों में रही बनठिया आयोग। तो बनठिया आयोग जो है सुर्खियों में रही थी, ये किस रिपोर्ट के से संबंधित है। तो बनठिया आयोग जो है ये स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित हैं। अगला सवाल है, कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से जुड़े हुए हैं। I2 यानी कि II, तो इंडिया इजराइल हो जाएगा। और U2 यानी UU UAE और USA हो जाएगा। तो विकल्प ए हो जाएगा सही। अगला सवाल देखें, किस कंपनी द्वारा सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध भारत की पहली क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन QHPV का उत्पादन किया जाएगा। तो ये जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है।
अगले सवाल को देखें, भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज के रूप में जो लॉन्च किया गया है तो ये है आपका हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। अगला सवाल, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष चीन की आबादी से आगे निकल जाएगा? तो हाल ही में जो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टर रिपोर्ट 2022 जारी हुआ है, इसमें बताया गया है कि भारत 2023 ईस्वी में जो है आबादी में चीन से आगे निकल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ज़रा देखें, 48वां G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी, ये सही है। और 17वां G20 शिखर सम्मेलन बाली, ये भी सही है। और आसियान 2022 कंबोडिया, सही है। और WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा, ये भी सही है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी मैचिंग किया हुआ है। वर्ष 2022-23 के लिए किस भारतीय शहर को SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया? तो संघाई सहयोग संगठन की जो है पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में वाराणसी को जो है 2022-23 के लिए चुना गया है। जेरूसलम डिक्लेरेशन इजराइल और किस देश के बीच रणनीति समझौता है? तो जेरूसलम डिक्लेरेशन जो है इजराइल और किसके बीच है? तो ये है USA के बीच जो है एक रणनीतिक समझौता, यानी इजराइल और USA अमेरिका। विंबलडन 2022 के महिला और पुरुष एकल खिताब के विजेता, तो विंबलडन की बात हो रही है 2022 में, तो ये महिला एकल एलेना रयबकीना और पुरुष एकल नोवाक जोकोविच। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में सुर्खियों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क, तो सिंगलीला नेशनल पार्क जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो यह है वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022, तो यह आयोजन बॉन में हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों में कौन नहीं है? तो राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किए गए हैं PT उषा, वीरेंद्र हेगड़े, B विजयेंद्र प्रसाद और इलैया राजा, ये सभी को चुने गए हैं। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी को चुना गया है। हाल ही में घोषित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये हैं लोक प्रशासन क्षेत्र से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के क्रियान्वयन के लिए रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर जो है ओडिशा राज्य हैं। अगला सवाल है, किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा रूस के द्वारा किया गया। ये जो 2024 के बाद भारत को किस वर्ष जो है ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के मेज़बान के रूप में चुना गया है? तो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप मेज़बान के रूप में चुना गया है भारत को 2025 के लिए। हाल ही में किस राज्य पुलिस ने EFIR प्रणाली शुरू की है? EFI प्रणाली शुरू किया है गुजरात सरकार के द्वारा, गुजरात राज्य के पुलिस के द्वारा। हाल ही में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो ये है INS सिंधु ध्वज। अगला सवाल, डिनायल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव और वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस संस्था से संबंधित है? तो ये जो हैं संबंधित संस्थाएं हैं ब्रिक्स। अगला सवाल है, संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धमक्का दिवस 2022 समारोह आयोजित किया गया? तो धमक्का दिवस 2022 समारोह जो है सारनाथ में आयोजित किया गया था। अगला सवाल देखें, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022
रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया था। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी किया? तो आयुष प्रथाओं का जो है संग्रह जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा। अगला सवाल है, फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। तो फ्यूज जो है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी कि विद्युत जनरेटर, विद्युत से यांत्रिक, ये यांत्रिक से विद्युत होगा। और इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर, विद्युत से यांत्रिक, ये इस प्रकार होगा। और डीजल इंजन रासायनिक से यांत्रिक और सोलर प्रकाश से विद्युत, इस प्रकार से मैचिंग, यानी कि एक भी जो है अपने समान मैचिंग नहीं है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मैचिंग कोई भी नहीं है। यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो गोलीय दर्पण को द्रव में डुबाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर यानी कि जो प्रभावित रहता है वे कौन है? तो वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं, बाकी आवृत्ति और उसका फेज जो है नहीं बदलता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट जो है तापक्रम सेंटीग्रेड का 2 गुना हो जाएगा? तो 180 डिग्री सी पर जो है फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड तापमान का 2 गुना हो जाएगा। अगला सवाल देखें, प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा जो है एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, ऐसा विकल्प में है नहीं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, एक हॉर्स पावर में कितने जूल प्रति सेकेंड होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में जूल प्रति सेकेंड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 746 वाट, या इसी को कहते हैं जूल प्रति सेकेंड। अगला सवाल, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्यों? तो लोलक जो है घड़ियों की आवर्तकाल जो है ये लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, बढ़ने से बढ़ेगा और घटने से घटेगा। तो लोलक की लंबाई बढ़ जाता है, इसीलिए दूरियां बढ़ जाती है, सुस्त चलती है। अगला सवाल देखें, अति चालक का लक्षण क्या है? तो अति चालक का लक्षण होता है शून्य पारगम्यता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस की बात करें तो टच स्क्रीन जो है ये इनपुट डिवाइस है, बाकी प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर ये सब इनपुट डिवाइस, ये सब जो है आउटपुट डिवाइस हैं, और टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था हेनरी बैकुलर ने। अगला सवाल है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण को देखें तो जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन, पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ए और डी सही हैं। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो परमाणुओं के कक्षों भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाउ के सिद्धांत के द्वारा। निम्नलिखित में कौन एक मूल तत्व है? तो मूल तत्व एक इसमें जो है हीरा है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे अधिक क्रियाशील तो ये हो जाएगा तांबा, जबकि विद्युत चालकता में सर्वाधिक हो जाएगा चांदी। सोप स्टोन यानी कि टॉल्क मुख्यतः होते हैं। तो सोप स्टोन या टॉल्क ये होते हैं मैग्नीशियम सिलिकेट, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है? तो इसमें जो है रोज मेटल और टाइप मेटल, इसमें जो है तांबे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बाकी गन मेटल में तांबा, जर्मन में रोल्ड गोल्ड में डेल्टा मेटल और पीतल और कांसा में, ये सब में जो है तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। 1 बिलियन जो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो ये हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। तो आपको पता है कि क्षारीय बिलियन का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, तो ऐसा विकल्प में है नहीं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर नीला से लाल होता तो वो हो जाता अम्लीय, तो 7 से नीचे रहता, और उदासीन 7 के बराबर रहता है। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाले सोडा होते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट,
और धवन सोडा होते हैं सोडियम कार्बोनेट। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार करें तो टेफनॉल तथा डेक्रोन ये बहुलक हैं, ये बात सही है। नियोप्रीन जो है संश्लेषित रबर है, ये भी सही है। और पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये भी सही है। और क्लोरोप्रीन एक प्राकृतिक रबर है। आइसोप्रीन होते हैं प्राकृतिक रबर के बहुलक, तो प्राकृतिक में आइसोप्रीन हो जाता है, इसलिए जो है ये तो 4 गलत है। तो 1, 2, 3 यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? तो मॉर्फिन जो है प्राप्त होती है फल से, तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद, तो वो होते हैं क्रेब्स चक्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को जो उत्पन्न करते हैं। अगला सवाल देखें, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होते हैं, इसका कारण है कि पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति उपस्थित रहते हैं, इसीलिए। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल है, कौन सा अंग जो है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो वसा को कोलेस्ट्रॉल में बदलने का कार्य यकृत के द्वारा किया जाता है। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी कौन सा है? तो मेटाकार्पल्स हथेली की है और कार्पल्स कलाई की होती है। कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ हैं? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन B7 या फिर H का बायोटिन होता है, और विटामिन के का फिनोक्विनोन और फिर नेप्थाक्विनोन। बिडाल परीक्षण, बिडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड रोग की जो है जांच करने के लिए, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो ये है एब्सिसिक एसिड, सूखा सहिष्णुता से संबंधित। सॉल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो पोलियो वायरस के द्वारा होता है, और पोलियो के टीके की खोज किया था जॉन ई सॉल्क, तो इसी को सॉल्क टीका कहा जाता है। किस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया? तो 1750 ईस्वी में हुआ था संगोला का संधि, जिसमें कि मराठा पेशवा जो है वास्तविक पेशवा का नेता, प्रधानमंत्री पद आ गया, पेशवा आ गया, और राजा जो होते थे छत्रपति वो नाममात्र के हुआ करते थे। अगला सवाल देखें, और ये बालाजी बाजीराव और फिर ये जो है राजाराम द्वितीय के बीच हुआ था संधि। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथनों की पहचान करना है। तो इस मरारी व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक को पूंजी भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान की दर तय कर दी गई। तो इस मरारी बंदोबस्त, इसी को कहते हैं हम अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। तो इस व्यवस्था में ये बात नहीं कही गई थी, ये जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था में कही गई थी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान की दर तय कर दी गई, तो ये तो गलत है। और मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक कहा जाता है, ये सही है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की थी, ये भी सही है। और बिहार में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था लागू थी, तो बिहार में रैयतवाड़ी भू राजस्व नहीं था बल्कि अस्थाई बंदोबस्त था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में, तो ये भी गलत है। 2 सही 2 गलत, तो राइट आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। कमियौटी प्रथा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो कमियौटी प्रथा जो है बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र में प्रचलित थी। असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध है। तो ये असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक जो है सर सैयद अहमद के द्वारा लिखा गया था, और यह 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं। अगले प्रश्नों को देखें। 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई, तो भारत के विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था?
तो इस बैठक में जो है भारत के विभाजन का प्रस्ताव गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। अगला सवाल है, निराश्रित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन की स्थापना। तो निराश्रित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन की स्थापना किसने किया था? तो पंडिता रामाबाई के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो प्रसिद्ध नाटक जो है नील दर्पण, तो आपको पता है कि दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया था, लेकिन यहाँ पर है अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले थे मधुसूदन दत्त। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया? तो स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया था अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। अगला सवाल है, किस वर्ष अंग्रेज़ों के समय भारत में प्रथम जनगणना संपन्न हुई? तो लॉर्ड मेयो के समय में भारत में प्रथम जनगणना हुआ था 1872 में, और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में प्रारंभ हुआ था कि 10 वर्ष में अब होगा, नियम बना था। तो नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में, लेकिन प्रथम जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने कहा था क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयाँ हैं, इसके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता? तो इसके बिना यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन के बिना जो है समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता है, और यह सा कथन लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1906 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, और ये बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। तो आपका विकल्प ये जो है सलीमुल्लाह और आगा खां के माध्यम से हुई थी। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विकल्प में मौजूद नहीं है। अवध किसान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो अवध किसान सभा की स्थापना जो है 1920 ईस्वी में किया गया था, और ये किसके द्वारा? तो ये बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 सत्य है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 ये भी सत्य हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ये भी सत्य हैं। और सहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ये भी सही है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सुमेलित नहीं है? ये सभी सुमेलित हैं, तो इनमें से कोई नहीं जो है सुमेलित होने वाली बात नहीं, यानी कि सभी सुमेलित ही है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये हैं हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र। तो इनके संपादक की बात करेंगे तो ये हैं आपके सच्चिदानंद सिन्हा। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन जो है यानी मिलान जो है सुमेलित नहीं है? कानपुर से नाना साहब सही हैं, इलाहाबाद से लियाकत अली सही हैं, फतेहपुर से अजीमुल्ला सही हैं, और फैजाबाद की बात होगी तो फैजाबाद से करने वाले जो बगावत थे तो मौलवी अहमद उल्ला थे। तो मौलवी अहमद उल्ला और ये जो है बख्त खां, ये तो सैन्य नेतृत्व दिल्ली से कर रहे थे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, और यह किस विद्रोह के दौरान कहा गया था? तो ये जो है पावना विद्रोह के समय में कहा गया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, और ये बंगाल में विद्रोह हुआ था। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? देखते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में, ये बात गलत है, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था प्रथम अधिवेशन संविधान सभा के, और काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन नई दिल्ली। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया।
26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। यह भी बात गलत है। जवाहरलाल नेहरू के M.A. जिन्ना और सरदार पटेल भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। ये भी कथन गलत है। और पूछा जा रहा है कि सही कौन है, तो ये जो है सी विकल्प भी गलत है, यानी कि सी भी गलत है। और वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। तो 1946 ईस्वी में जो है भारतीय संविधान सभा का चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं के द्वारा से, और ये 10 लाख आबादी पर जो है 1 सीटों का आवंटन किया गया था। तो डी जो है विकल्प बिल्कुल सत्य है। अगला सवाल है, देशी रियासतों से संबंधित ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस भारत प्रजामंडल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारत प्रजामंडल का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने किया था? तो भोला भाई देसाई के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम कौन सा है? तो महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित घटनाओं को देखेंगे तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर 15 मार्च 1918, खैरा 22 मार्च 1918 और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। तो इस प्रकार से राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? तो सर्वाधिक व्यापक स्तर पर जो दंगे हुए थे तो ये संयुक्त प्रांत में हुए थे। चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे। एडवर्ड अल्बर्ट गेट बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल के राजविलास के जंगलों में युवकों को आग्नेयास्त्र चलाने का प्रशिक्षण किसके नेतृत्व में दिया गया था? तो युवकों को आग्नेयास्त्र चलाने का प्रशिक्षण जो दिया जा रहा था, तो ये प्रशिक्षण जो है नेतृत्व करता थे सरदार नित्यानंद। अगला सवाल है, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया API का गठन किस वर्ष हुआ था? तो API का गठन 1905 ईस्वी में। पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो बारबोसा आया था और डोमिंगस पायस ये कृष्णदेव राय के समय में आया था। और बात करें अब्दुल रज्जाक देव राय द्वितीय के समय में, नोनिज अच्युत राय के समय में और निकोलो काउंटी देव राय प्रथम के समय में आया था। हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है, यानी कि गलत कथन की पहचान करना है। कहता है इस मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने शुरू करवाया था। ये बात सही है। दोहरे गुंबज वाला यह भारत का प्रथम मकबरा, ये भी सही है। चारबाग पद्धति का पहली बार प्रयोग हुमायूं के मकबरे में हुआ था, ये भी सही है। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी या फिर ताजमहल का फुहर कहा जाता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का अंतिम सैन्य अभ्यास यानी सैन्य विजय अभियान था? तो अकबर के द्वारा जो है किया गया अंतिम सैन्य अभियान तो ये था असीरगढ़ का युद्ध। तो असीरगढ़ के युद्ध जो है 1601 ईस्वी में अकबर ने जीता था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल, किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में विद्रोहों के दमन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए? तो विद्रोहों के दमन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे और ये शासक था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-रियासत का अर्थ क्या था? तो दीवान-ए-रियासत ये जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली से संबंधित है। तो ये बाज़ार पर जो है नियंत्रण रखने के लिए लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला सवाल देखें,
फुतुह अस सलातिन। फुतुह अस सलातिन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो ये थे इसामी। फुतुह अस सलातिन नामक ग्रंथ के लेखक इसामी। वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेय यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? तो ये प्रवरसेन प्रथम के द्वारा किया गया था। सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज प्रथम के द्वारा किया गया था और राजधानी अन्हिलवाड़ में था। निम्नलिखित में से किसके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। अगला सवाल है, मौर्यकालीन प्रशासन में टकसाल का अध्यक्ष कहलाता था? तो टकसाल का अध्यक्ष जो कहलाता था वो था लक्षणा अध्यक्ष। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी स्थल? तो ये जो है सूत का गैंडोर है, दास्क नदी के किनारे बलूचिस्तान में। और पूर्वी स्थलों की बात होगी तो हिडन आलमगीरपुर है, हिडन ये जो है हिडन नदी के किनारे हैं। अगला सवाल है, त्रिपिटक के तीसरे पिटक अभिधम पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो अभिधम पिटक का जो है संकलन ये तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म 2 खेमों में बट गया था, हीनयान और महायान शाखा में। अगले सवाल को देखें, अश्वमेध किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? तो अश्वघोष। तो अश्वघोष जो है किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? तो ये कनिष्क के दरबार को सुशोभित करते थे अश्वघोष। अगला सवाल है, उदयगिरी गुहालेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? तो उदयगिरी गुहालेख में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल निम्न में से किस भाषा से संबंधित है? तो कुरल जो है ये तमिल भाषा से संबंधित है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत कथन है? तो कुमायूं हिमालय के बारे में देखें तो कहता है इसका विस्तार जो है काली से तीस्ता नदी के बीच है। तो इसके बारे में यही कथन जो है गलत है, क्योंकि कुमायूं हिमालय का विस्तार जो है सतलज से काली नदी के बीच है, सतलज से काली नदी के बीच है। और काली से तीस्ता नेपाल हिमालय है, तीस्ता दिहोंग असम हिमालय है और सिंधु सतलज पंजाब हिमालय है। तो ये जो है ए विकल्प गलत है। और कहता है कुमायूं हिमालय के संबंध में कि इसका मिलान जो है इसका मिलाम तथा गंगोत्री हिमनद इस क्षेत्र में है, ये सही बात है। और दून घाटियाँ शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच हैं, ये भी सही हैं। और कहता है यहाँ केदारनाथ तथा बद्रीनाथ जैसी पर्वतीय चोटियाँ हैं, ये भी सही है। ये विकल्प जो कि गलत है। निम्नलिखित में से कौन ताज़े पानी की झील नहीं बल्कि एक लैगून झील है? तो ताज़े पानी की झील नहीं है और यह एक लैगून झील है। तो बात करें चिल्का झील, पेरियार झील और पुलिकट झील, ये सब खारे पानी की लैगून झील है। ये तो चिल्का पेरियार ये सब जो है खारे पानी की। तो राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से जो है एक से अधिक, क्योंकि 2 झील मीठे पानी की है और 2 जो है खारे की है। गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गोदावरी नदी के संबंध में कहता है गलत कथन कौन सा है? तो बात करें गोदावरी नदी का उद्गम नासिक के निकट त्र्यंबकम के पहाड़ी से होता है, ये सही है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती आदि हैं, ये भी सही है। प्राणहिता, वर्धा पेनगंगा और बेनगंगा के संगम से बनी है, ये भी सही है। और कहता है यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा से प्रवाहित होती है। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा यही जो है इसके बारे में कथन गलत है, क्योंकि इनके बात करें गोदावरी नदी तो ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में जो है प्रवाहित होती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो डी विकल्प गलत है।
अगला सवाल है, भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ज़रा देखते हैं। काली मिट्टी के संबंध में तो कहा जाता है कि इस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है, ये सही है। इस मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है, ये भी सही है। यह दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है काली मिट्टी, तो यह भी इसके बारे में सत्य बात ही है। और कहता है यह खट्टे फलों की खेती के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है। तो इनमें कहता है गलत नहीं, यानी कि सही नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी बात जो है सत्य है। निम्नलिखित बांध और उससे संबंधित राज्यों को सुमेलित करना है। तो एक तरफ बांध है, एक तरफ उससे संबंधित राज्य हैं, सुमेलित करना है। तो चेरुथोनी बांध ये हो जाएगा केरल में। और उसके बाद देखें तो इंदिरा सागर बांध, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में है। और मैटूर बांध जो है तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर। अगला सवाल देखें, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में है? तो तातीपाका तेल शोधनशाला ये है आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है, निम्नलिखित बंदरगाहों और उनसे संबंधित राज्यों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ बंदरगाह है, एक तरफ राज्य है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र सही है। मारवा गोवा बंदरगाह गोवा सही है। एन्नोर बंदरगाह केरल, यही गलत है। एन्नोर जो है चेन्नई में जो है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, तो इसलिए जो है सी गलत है। और पारादीप उड़ीसा में ये सही है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? महिला रहे, पुरुष रहे या फिर साक्षरता रहे, सब में जो है लक्षद्वीप जो है केंद्रशासित प्रदेश में सर्वाधिक हैं। अगला सवाल देखें, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? यनम जो है आंध्र प्रदेश सही है। कडाइकनाल तमिलनाडु ये भी सही है। माहे केरल ये भी सही है। तो 1, 2, 3 यानी कि डी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो भूमध्य रेखा पर अवस्थित देशों की बात करें तो कुल 13 देश हैं, जिसमें केन्या और कोलंबिया स्थित हैं। तो ये जो है ए और सी राइट आंसर हो जाएगा, तो आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक, क्योंकि 2 सही और 2 गलत हैं। निम्नलिखित प्रायद्वीपों और उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रायद्वीप दिया गया है, एक तरफ उसकी भौगोलिक अवस्थिति दी गई है। तो देखते हैं इनमें जो है कौन सही सुमेलित हैं, यानी कि गलत नहीं है। आइबेरियन प्रायद्वीप, बिस्के की खाड़ी, ये सही है। बाल्कन प्रायद्वीप, काला सागर, ये भी सही हैं। और देखें तो कोला प्रायद्वीप, श्वेत सागर, ये भी सही है। केप यार्क प्रायद्वीप, कॉर्पेटिया की खाड़ी, ये भी सही है। तो राइट आंसर जो है आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी सुमेलित ही हैं। निम्नलिखित भू आकृति और उनकी अवस्थिति को सुमेलित करना है। एक तरफ भू आकृति है और इस तरफ उसे संबंधित क्षेत्र दी गई है। तो ये जो है जलोढ़ पंख, तो जलोढ़ पंख हो जाएंगे पर्वतीय गिरिपाद क्षेत्र, और भी आकार की घाटी हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र, और डेल्टा हो जाएगा ये समुद्र तट, और चाप झील हो जाएगा नदी के निम्नतर फैलाव, नदी के निम्नतर फैलाव में चाप झील। अगला सवाल, निम्नलिखित जलधाराओं और महासागरों में कौन सुमेलित नहीं है? तो हम्बोल्ट प्रशांत महासागर, ये सही है। गल्फ एस्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक सही है। और फ्लोरिडा दक्षिणी अटलांटिक, ये जो है सी विकल्प जो है गलत है, फ्लोरिडा दक्षिणी, क्योंकि फ्लोरिडा हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये भी हो जाएगा उत्तरी। और अगुलहास हिंद महासागर, ये सही है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम। तो आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में जाना है क्षेत्रफल की दृष्टि में।
तो इस प्रकार से जो है आपका अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आता है रूस, उसके बाद रूस के बाद जो है कनाडा, उसके बाद चीन, इस प्रकार से जो है तब अगले विकल्प में आते हैं। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं की बात देखें तो एटना सिसिली में ये सही है, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में सही है, और विसुवियस इटली सही है, और येरीबस रॉस द्वीप ये भी सही हैं। तो ये सभी सही हैं, तो गलत कोई है नहीं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार में जो है खुले वनों का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 3761.54 वर्ग किलोमीटर। 3761.54 वर्ग किलोमीटर ये हो जाएगा बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान कितना है? तो कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है 7204 मिलियन टन। अगला सवाल है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों का अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में जाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक जो है पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? तो दोगुना करना है पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को, तो ये 2025 ईस्वी तक का लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल है, भारत में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में उद्योग का हिस्सा कितना है? तो सकल मूल्य संवर्धन में उद्योग का हिस्सा, और ये जो है 2021-22 के अनुसार तो ये हो जाएगा 28.2%। अगला सवाल है, वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना रहा था? तो ये रहा था 1.4%। राइट आंसर बी हो जाएगा। वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा? तो 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का तो ये हो जाएगा 4.82%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है? तो बिहार राज्य को केंद्र सरकार से जो है सहायक अनुदान के रूप में 2022-23 में जो राशियां प्राप्त होने का अनुमान है तो ये हैं 58,001.29 करोड़ रुपये। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 58,001.29 रुपये 29। अगला सवाल है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था? तो तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 2021-22 के अनुसार से 61.2%। बिहार सरकार के द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है? तो बिहार सरकार के द्वारा जो है राज्य के जिलों की संख्या तो ये हो जाएगा 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है। 13 जिलों में जैविक पट्टी। निम्नलिखित में से कौन बजट में राजस्व प्राप्ति का मद नहीं है? तो बजट में राजस्व प्राप्ति का मद उधार लेना जो है सम्मिलित नहीं होता है। अगला सवाल है, समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये है समावेशी विकास सूचकांक और विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। भुगतान संतुलन क्या है? तो भुगतान संतुलन तो
तो यह जो है शेष विश्व के साथ एक देश के सभी निवासियों के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण है। भुगतान संतुलन शेष विश्व के साथ एक देश के सभी निवासियों के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक GII को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो मानव विकास रिपोर्ट तो 1990 से प्रकाशित होता है, लेकिन उसके साथ में जो है लिंग असमानता सूचकांक 2010 ईस्वी से जो है प्रकाशित होता है, शामिल किया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन लातविया की राजधानी है? तो लातविया की राजधानी तो यह है रीगा। लातविया की राजधानी रीगा। लिथुआनिया की राजधानी विनियस। और बात करें बुखारेस्ट तो रोमानिया की राजधानी है। और बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई? तो केंद्र में जो है द्विसदनीय विधायिका की स्थापना ये की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा। तो राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह विकल्प में मौजूद है नहीं। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। तो राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर अगर कोई भी विधेयक जो कर लगाता है तो उसे विधायिका में नहीं रखा जा सकता। और यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 में बात कही गई है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित हैं? तो भारत के संविधान के राज्य सूची में पुलिस है, कानून व्यवस्था है, जेल है। और यह दंड प्रक्रिया तो यह है समवर्ती सूची में, यह है समवर्ती सूची में। तो राइट आंसर 1, 2, 3 यानी कि विकल्प सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? तो मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो है शून्य घोषित किया जाता है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह विकल्प में मौजूद नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद की गठन करने के लिए अधिकृत है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के अनुसार से जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटा सकते हैं, वो भी संविधान के उल्लंघन के आधार पर, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। और महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दिया गया है और संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो केंद्र और राज्यों के बीच जो होने वाले विवाद हैं उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो अपने जो है पसंद से किसी भी व्यक्ति को विवाह करने की अनुमति देता है अनुच्छेद 21, जिसमें निजता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो अगर सबसे बड़ी संसदीय समिति की बात करें तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। प्रांकलन समिति में 30 सदस्य, केवल लोकसभा से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ी संसदीय समिति है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार हैं। तो मत देने का अधिकार जो है वयस्क मताधिकार, तो अनुच्छेद 326 में इसका उल्लेख है।
तो यह जो है एक किस प्रकार का है, तो यह एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।